Okay जी, welcome back in our second Zoom meeting. हम इंट्यूशन और एनालिसिस इसके ऊपर बात कर रहे थे एंड आई वाज टेलिंग यू कि इंट्यूशन और एनालिसिस ये दोनों चीजें आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। अब हम अपनी डिस्कशन शुरू करते हैं रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज। इसमें हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि a manageable set of most attractive alternative strategies must be developed. And the advantages and disadvantages, trade-offs, costs and benefits of these strategies should be determined. So, जब हम एक प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए, तो नो डाउट उस प्रोसेस से रिलेटेड हम डिफरेंट ट्रेड ऑफ्स, कॉस्ट्स, बेनिफिट्स, इन सब चीजों को देखेंगे और उस मकसद के लिए डिफरेंट मैट्रिसेस और कैलकुलेशंस वो इन्वॉल्व होंगी इन आवर डिसीजन मेकिंग। So the second point in the process of generating and selecting strategies is talking about identifying and evaluating alternative strategies which should involve many of the managers and employees who earlier assembled the organizational vision and mission statement. ये सब लोग उसमें शामिल होंगे जिन्होंने मिशन विजन स्टेटमेंट के अंदर भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया था। परफॉर्म द एक्सटर्नल ऑडिट एंड कंडक्टेड द इंटरनल ऑडिट। तो अब अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज तक पहुंचने के लिए नो डाउट वो तमाम लोग जिन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज दे न्यू एक्चुअली कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स वो क्या हैं, उन सबके कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन को हम वेलकम करेंगे। उसके बाद the next point is that alternative strategies proposed by participants should be considered and discussed in a series of meetings. No doubt कि हर कोई अपना कंट्रीब्यूशन उसमें दे रहा होगा, हर कोई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अपनी राय दे रहा होगा। हर कोई हमें इस बात से आगाही दे रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए हमें किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए। सो हमारे पास एक से ज्यादा मीटिंग्स भी हो सकती हैं इस मकसद के लिए अरेंज्ड हो। So the proposed strategies should be listed in writing ताकि हर चीज का रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्ड हो। और अगली बात याद रखिएगा कि when all feasible strategies identified by participants are given and understood, the strategies should be ranked in order of attractiveness. तो जब सब लोगों से हमें राय मिल जाए, feasible strategies हमारे पास आ जाएं, तो हम उनको हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में भी अरेंज कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं, ताकि हम ये बात आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारी प्लान ए स्ट्रेटजी, प्लान बी स्ट्रेटजी, प्लान सी स्ट्रेटजी वो क्या क्या होगी और किस वक्त हमें किस स्ट्रेटेजिक ऑप्शन की तरफ स्विच कर जाना चाहिए, मूव कर जाना चाहिए। कॉन्टिजेंसी प्लान्स इसमें देखे जा सकते हैं। सो अब इन तमाम बातों को, इन तमाम पॉइंट्स को जो भी आपके सामने मैंने प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज में डिस्कस किए हैं, अब हम उसकी डिटेल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या इश्यूज किस किस तरीके से इन्वॉल्व वो होते हैं। अब टेक्निकलिटीज को लेकर आने के लिए हम एक डिसीजन एनालिसिस का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे कि आपने अगर कोई फैसला करना है अपने बिजनेस के बारे में और उस फैसले से रिलेटेड आपको
एनवायरमेंट में probabilities, chances of occurrence of different events वो अवेलेबल हैं या अवेलेबल नहीं हैं, और उस सिचुएशन में आप फैसला कैसे करोगे. सो डिसीजन एनालिसिस में हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज and in the absence of probabilities related to the environmental occurrences, how can you make the decision. अब उस हवाले से सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को देख रहे हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स एक ऑपरेशंस मैनेजर वो यूज करता है, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करता है डिसीजन एनालिसिस डेवलप करने के लिए. और decision analysis is a set of quantitative decision making techniques for decision situations in which uncertainty exists. और अगर uncertainty exist ना कर रही हो, हमारे पास risks calculated हो, तो उस सूरत में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फैसला वो किया जा सकता है. Now examples of an uncertain situation can be a demand for a product which may vary between 0 and 200 units depending on the state of market. अब ये एक environmental occurrence है फ्यूचर में, क्योंकि डिमांड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमें इस बात का नहीं पता कि कितने % चांस है कि सेल्स हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी. तो उस सूरत हाल के तहत अगर अनसर्टेनिटी हो तो फैसला वो कैसे करेंगे. अब सबसे पहले देखिए कि डिसीजन मेकिंग विदाउट प्रोबेबिलिटीज वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं. उसके हवाले से याद रखिएगा कि हमें डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नेचर उनको स्टडी करना है, और स्टेट्स ऑफ नेचर से मुराद है इवेंट्स दैट मे अकर इन द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल हाई और लो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, गुड और बैड इकोनॉमिक कंडीशंस. अब आप लोगों ने जैसे डिफरेंट एनालिसिस किए, पेस्ट एनालिसिस किया, पोर्टर्स 5 फोर्सेस को स्टडी किया, एनवायरनमेंट के आपने ऑडिट किए, अब उसमें हमें ये बात पता चल रही है कि हाई एंड लो डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट है या गुड और बैड इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने % चांस ऑफ अकरेंस है कि इकोनॉमिक सिचुएशन सही रहेगी और कितने % चांस ऑफ अकरेंस है कि इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाएगी. तो उस सूरत हाल में आप फैसला कैसे करोगे. अब अगला पॉइंट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क. अब जब हम रिस्क का वर्ड यूज करते हैं तो याद रखिएगा कि रिस्क का मतलब होता है प्रोबेबिलिटीज कैन बी असाइन्ड टू द अकरेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर इन द फ्यूचर. फॉर एग्जांपल 30% चांस ऑफ अकरेंस है कि एनवायरमेंटल सिचुएशन अच्छी होगी अगले माली साल में, और 70% चांस ऑफ अकरेंस है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अगले माली साल में बेहतर नहीं होगी. सो प्रोबेबिलिटीज अगर आप असाइन कर सको और उनका सम टोटल इज इक्वल टू 100% या 1 हो तो उसको हम रिस्क कहते हैं. और अगर प्रोबेबिलिटी सम टोटल 100% या 1 ना हो तो दैट सिचुएशन इज नोन एज अनसर्टेनिटी. फॉर एग्जांपल 60% चांस है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अगले माली साल में अच्छी होगी और 60% चांस है कि इकोनॉमिक सिचुएशन अगले माली साल में अच्छी नहीं होगी. अब 60% मैं कह रहा हूं कि अच्छी होगी, 60% मैं कह रहा हूं कि अच्छी नहीं होगी, तो ये तो सम टोटल 120% बन गया. अब 100% तो रिस्क कैलकुलेशन में आता है, लेकिन जो 20% मैं ओवर एंड अबव द 100 कोट कर रहा हूं, दैट इज क्रिएटिंग द अनसर्टेनिटी. एंड अनदर सिचुएशन कैन बी कि 20% चांस है कि एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी वो रहेगी और 40% चांस है कि एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी अबाउट इकोनॉमिक सिचुएशन वो नहीं रहेगी. तो अब 20% और 40% मैंने कोट किया तो ये हो गया 60%. तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 40% जो क्लियर नहीं है, दैट वुड क्रिएट द एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी. सो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटीज के केसेस में प्रोबेबिलिटी का सम टोटल शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100% एंड 1. इसी तरह जब हम बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो आप आपकी बुक डेफिनेशन बना रही है कि प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन्ड टू द अकरेंस ऑफ स्टेट्स ऑफ नेचर इन द फ्यूचर.
So that is the basic difference between risk and uncertainty. अब इसमें सबसे पहले हम एक पे ऑफ टेबल बना सकते हैं. पे ऑफ का मतलब होगा आउटकम ऑफ अ डिसीजन, कि आप जो भी फैसला कर रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, उससे आपको हासिल क्या होगा. तो द डिसीजन कैन बी 1, द डिसीजन कैन बी 2. और एनवायरमेंट में जो स्टेट्स ऑफ नेचर हैं, जिसकी भी आपको मैंने पिछली स्लाइड पर एग्जांपल्स बताई थी, दैट कैन बी ए, दैट कैन बी बी. तो अब अगर हमारे पास 2 स्टेट्स ऑफ नेचर हो और 2 डिसीजन मेकिंग हो, तो हमारे पास 4 आउटकम्स एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. जैसा कि यहां पर दर्ज है कि पे ऑफ 1 ए, पे ऑफ 1 बी, पे ऑफ 2 ए, पे ऑफ 2 बी. तो ये हमारे पास 4 आउटकम्स ऑफ ए डिसीजन वो हो सकते हैं 2 तरह की स्टेट्स ऑफ नेचर की वजह से. तो ये तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट सूरत हाल है, लेकिन हो सकता है कि आपके पास डिसीजन मेकिंग 2 से ज्यादा हो. आपके पास 10 डिसीजंस हैं जिसमें से आपने फैसला करना है. आपके पास 5 तरह के स्टेट्स ऑफ नेचर हैं. तो जितने हम डिसीजंस और स्टेट्स ऑफ नेचर वो बढ़ाते जाएंगे, उतनी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन वो बढ़ती जाएगी. अब हम शुरू करते हैं डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अंडर अनसर्टेनिटी के टॉपिक को. और यहां पर हमारे पास 5 टेक्निक्स आएंगी. इन 5 टेक्निक्स को आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में भी गो थ्रू करते हो, डिफरेंट और फाइनेंस के कोर्सेज में भी इन टेक्निक्स को बताया जाता है, पढ़ाया जाता है. ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर भी ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी स्ट्रेटेजिक डिस्कशन में भी ये टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया अंडर अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे. और 5 टेक्निक्स एस्टैब्लिश्ड हमारे पास अवेलेबल हैं. पहले आप इनकी डेफिनेशंस देख लीजिए, उसके बाद हम एक पूरी एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल के साथ इसके ऊपर डिस्कस वो करेंगे. सो पहली टेक्निक हमारे पास है, दैट इज नोन एज मैक्सीमैक्स. मैक्सीमैक्स का मतलब है चूज डिसीजन विद द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम पे ऑफ्स. मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि अभी आप सिर्फ डेफिनेशन की हद तक चीजों को समझ लो, उसके बाद मैं पूरी एग्जांपल के साथ आपको ये वाज़िया करता हूं कि कैलकुलेट करते कैसे हैं. So maximax would mean choose decision with the maximum of the maximum payoffs. The second is maximin. Maximin का मतलब है choose decision with the maximum of the minimum payoff. The third one is minimax regret. Minimax regret का मतलब है choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative. कि आप यहां पर अपना पछतावा कैलकुलेट करते हो और आप अपने रिग्रेट को, अपने पछतावे को कम से कम करने की कोशिश वो करते हो. Then the next technique is Hurwitz, जिसमें choose decision in which decision payoffs are weighted by a coefficient of optimism. ठीक है, इसमें हम एक ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, coefficient of optimism, which would be known as alpha. And coefficient of optimism is a measure of a decision maker's optimism from 0, which means completely pessimistic, to 1, which means completely optimistic. ठीक है, तो आपका जो coefficient of optimism है, उसकी values between 0 and 1 वो हमारे पास कैलकुलेट होंगी. And the fifth technique in decision making criteria under uncertainty is known as equal likelihood, also known as Laplace. So choose decision in which each state of nature is weighted equally. अब इन 5 established techniques को हम यूज करेंगे अपनी decision making criteria under uncertainty के लिए. अब एक एग्जांपल हम शुरू करते हैं. इस एग्जांपल को तवज्जो से समझ लीजिएगा और आप इसको किसी भी प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो. हमारे पास अपने बिजनेस से रिलेटेड 3 फैसले हैं. पहला फैसला है कि हम अपने मौजूदा बिजनेस को एक्सपैंड करें. दूसरा फैसला है कि हम अपने मौजूदा बिजनेस को जिस लेवल पर चल रहा है उसी लेवल पर ऑपरेट करते रहें, जिसको यहां पर लिखा हुआ है मेंटेन स्टेटस को. और हमारे पास तीसरा डिसीजन है कि हम अपने बिजनेस को बेच दें. तो ये 3 फैसले हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सपैंड द बिजनेस, मेंटेन स्टेटस को या सेल नाउ.
अब हमारे पास स्टेट्स ऑफ नेचर दो तरह की कंसिडर की गई हैं। एक है गुड फॉरेन कंपेटिटिव कंडीशन और दूसरी है बैड फॉरेन कंपेटिटिव कंडीशन। कि सपोजिटली अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हम अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो कंपेटिटिव कंडीशन है बाहर की वो अच्छी हो सकती है, या जो कंपेटिटिव कंडीशन है बाहर की वो बुरी हो सकती है। अब जाहिर है कि कंपेटिटिव कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कंपेटिटिव फोर्स एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इस तरह के बहुत से मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब आपने अपने सारे डेटा की रोशनी में यह सोचा कि यार जहां पर मैं अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहा हूं वहां पर कंपैरेटिव कंडीशन अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता कि कितने परसेंट चांस है कि कंपैरेटिव कंडीशन अच्छी होगी और कितने परसेंट चांस है कि कंपैरेटिव कंडीशन बुरी होगी। तो अब इस सूरत हाल में इन तीन फैसलों में से मैं कौन सा फैसला करूं? सेकंड पॉइंट याद रखिएगा कि अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी कैलकुलेट करो अपने तीनों फैसलों के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें और मार्केट सिचुएशन बेहतर हो जाए तो इट इज एक्सपेक्टेड, हिस्टोरिकली भी आप यह डेटा ड्राइव कर सकते हो, ट्रेंड लाइन डेवलप कर सकते हो, कई मेथड हम यूज कर सकते हैं फोरकास्टिंग के लिए। तो हिस्टोरिकली आपने ये बात ध्यान में रखी कि जब मार्केट कंडीशन बेहतर हो और हम बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हो तो हमें 800,000 रिटर्न जो है वो मिलेगा। ठीक है, इसमें जो भी टाइम फ्रेम आपने रखा हुआ है, पर एनम हो सकता है, पर क्वार्टर हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने बिजनेस को किस तरीके से एस्टैब्लिश वो किया हुआ है। तो आपने अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड गुड मार्केट फॉरेन कंडीशन आपने कहा कि $800,000 वो हो सकता है। और अगर फर्ज करें कि मार्केट सिचुएशन उतनी अच्छी ना हुई तब भी हम मार्केट में कुछ ना कुछ तो अपना मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे, तो हमारा जो रिटर्न होगा वो 800 की बजाय $500,000 हो जाएगा अगर मार्केट सिचुएशन बहुत फेवरेबल ना हुई। इसी तरह अगर हम जिस लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं उसी लेवल पर ऑपरेट करते रहें और मार्केट अच्छी हो जाए तो हमें 1300,000 रिटर्न मिल सकता है। अब ये 1300,000 इतना ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि एक्सपेंशन के केस में आपको ऑब्वियसली कॉस्ट में बियर करनी पड़ रही थी, तो यहां पर वो कॉस्ट डिडक्ट करके आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करके बता रहा है। लेकिन अगर हम मौजूदा लेवल पर ही ऑपरेट करते रहें और माल को बाहर भेजें तो हमें रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है और वो 1300,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन खराब हो गई और हमने बिजनेस को एक्सपैंड भी नहीं किया, उसी लेवल पर, पहले वाले लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कम लेवल पर ऑपरेट करने की वजह से मार्केट सिचुएशन खराब होने की सूरत में हमें 150,000 का लॉस भी हो सकता है। तो दिस नेगेटिव साइन शोज द लॉस। तीसरी सिचुएशन कि अगर हम बिजनेस को ना एक्सपैंड करें ना मौजूदा लेवल पर चलाएं, हम बिजनेस को बेच दें, तो आज हमें बिजनेस के बेचने पर जो पैसे मिलेंगे वो $320,000 वो मिलेंगे। और $320,000 अब फ्यूचर की मार्केट सिचुएशन अच्छी हो या फ्यूचर की मार्केट सिचुएशन बुरी हो, हमने तो बिजनेस को आज बेच दिया और आज बेचने की सूरत में 320 वो हमें मिल गया। ठीक है, सो अब हमने तीन डिसीजन, दो स्टेट्स ऑफ नेचर और उनसे जनरेट होने वाले एक्सपेक्टेड 6 रिटर्न्स, इनको एक पे ऑफ टेबल में वो कोट किया है। अब फैसला ये करना है कि इस डाटा की रोशनी में जब एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, हमारे पास रिस्क प्रॉपरली कैलकुलेटेड नहीं है, हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब फैसला ये करना है कि हम इनमें से कौन सा फैसला करें यूजिंग द टेक्निक्स जो अभी हमने पीछे पढ़ी, मैक्सीमैक्स, मिनी मैक्स, मैक्स रिग्रेट, हुर्ज़विक, इक्वल लाइक्लीहुड। इन 5 टेक्निक्स को हम यूज करेंगे और ये सोचेंगे, ये प्लान करेंगे, ये प्लान बनाएंगे, ये कंक्लूजन्स निकालेंगे कि हमारे लिए इन सब में से कौन सा फैसला ज्यादा बेहतर है। याद रखिएगा, यहां पर एग्जाम्पल की आसानी के लिए मैंने सिर्फ 3 डिसीजन और 2 सिचुएशंस ली हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास 3 से भी कई गुना ज्यादा डिसीजन हो सकते हैं और बहुत सारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस हो सकती हैं। तो उसी के मुताबिक आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैलकुलेशन होगी वो जनरेट होती जाएगी। उस मकसद के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो सॉफ्टवेयर्स इंटेलिजेंटली आपके लिए डिसीजन मेकिंग कर देते हैं वंस यू पंच इन द डेटा। अब सबसे पहली टेक्निक, ये टेक्निक्स अपैरेंटली बहुत सिंपल हैं,
लेकिन इनकी कंप्रीहेंशन उसको बड़ी तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहली टेक्निक इज नोन एज मैक्सी-मैक्स सॉल्यूशन। मैक्सी-मैक्स का मतलब होता है कि आपके लिए सही फैसला वो है कि जो आपको मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम रिटर्न वो दे रहा हो। अब हमारी इस एग्जांपल में जो मैक्सिमम रिटर्न कॉलम है दैट इज गुड फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन, और आप ये देखें कि गुड फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन के केस में कौन सा फैसला आपको मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है। सो दैट इज 1300,000। तो आपके लिए स्टेटस को मेंटेन करना फैसला कहलाएगा इन केस ऑफ मैक्सी-मैक्स सॉल्यूशन। सो द डिसीजन इज मेंटेन द स्टेटस को। अब ये टेक्निक मैक्सी-मैक्स कब और कौन लोग यूज करेंगे? ये टेक्निक वो लोग यूज करेंगे who are very optimistic about the future environment, about the future trends, about the future market conditions. So the managers with the optimum decision making, with the optimistic school of thought, they would be picking up the decision कि यार maximum return good for market condition के अंदर मुझे 1300,000 expected है, तो I should go for maintaining the status quo. लेकिन उनका optimism याद रखिएगा ऑन द अदर साइड एक रिस्क भी बियर कर रहा है ऑफ अ लॉस ऑफ 150। ठीक है, सो आप ये कह सकते हो कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर कि अगर मार्केट कंडीशन खराब हो गई तो आपको 150 लॉस भी हो सकता है, जो कि बकिया दोनों केसेस में आपको नहीं बियर करना पड़ रहा। सो दैट इज द थिंग विच इज क्रिएटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सॉल्यूशंस। अब हम ये करेंगे कि पांचों टेक्निक को यूज करके देखेंगे, मैक्सी-मैक्स को, मिनी-मैक्स रिग्रेट को, हुर्ज़विक को, इको लाइक्लीहुड को। हम पांचों टेक्निक्स को यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिपीटेड जवाब वो किस टेक्निक, किस डिसीजन का वो ज्यादा आ रहा है। सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड इज नोन एज मैक्सी-मिन। मैक्सी-मिन सॉल्यूशन जो है, इस केस में आप मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम रिटर्न पर्सपेक्टिव को पिक करोगे, या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि आप मैक्सिमम रिटर्न इन द मिनिमम आउटकम्स इसको पिक कर रहे हो। अब आपने ये सोचा कि यार मार्केट सिचुएशन अच्छी होगी कि नहीं होगी, इस बात का तो मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मुझे डर ये है कि मार्केट सिचुएशन खराब हो जाएगी। और जाहिर है कि अगर पहले वाली सिचुएशन मैक्सी-मैक्स वाज द ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन, तो मैक्सी-मिन इज द पेसिमिस्टिक डिसीजन। तो अगर हम मोस्ट पेसिमिस्टिकली भी चीजों को देखें और हम कहें कि यार मैक्सिमम चांस हो सकता है कि मार्केट सिचुएशन खराब हो जाएगी, तो अब आप जो लो रिटर्न कॉलम है विच इज पुअर फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन, उसके अंदर जो मैक्सिमम रिटर्न आपको मिल सकता है, आप उस ऑप्शन को पिक कर लो जो हमारे केस में एक्सपैंड की ऑप्शन है, और 500,000 ये आपके मिनिमम रिटर्न वाले कॉलम की मैक्सिमम फिगर है। तो आपने एक्सपैंड का फैसला कर लिया। तो मैक्सी-मैक्स आपको कह रहा है गो फॉर मेंटेन स्टेटस को, और मैक्सी-मिन कह रहा है कि गो फॉर एक्सपेंशन। और अगर फर्ज करें यू वेंट फॉर एक्सपेंशन, आपने कहा कि नहीं मैं पेसिमिस्टिकली चीजों को देखता हूं, और मार्केट सिचुएशन ज्यादा वक्त जो है वो अच्छी रही, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बियर करनी पड़ेगी $700,000 की, बल्कि $800,000 की। $800,000 की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों बियर करनी पड़ रही होगी? क्योंकि आपने चीजों को पेसिमिस्टिकली देखा था, और पेसिमिस्टिकली देखने की वजह से आपने एक्सपेंशन यूज किया, जिसकी वजह से आपका जो डिफरेंस आ रहा है रिटर्न का, मार्केट सिचुएशन अच्छी हो गई, तो सपोज आप मैक्सिमम 800 पे भी चले जाते हो, तो तब भी आपको $500,000 का जो एक लॉस है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम पर, वो बियर करना पड़ सकता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सिनेरियो कि जिसके तहत हम मैक्सी-मैक्स को और मैक्सी-मिन दोनों ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करके भी वो देख रहे हैं। तीसरी सिचुएशन में आइए, यहां पर हम अपने रिग्रेट को मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब हमें पता नहीं है कि मार्केट सिचुएशन गुड अच्छी रहनी है कि बैड अच्छी रहनी है, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हमें पछतावा, हमें रिग्रेट वो कम से कम हो। उस सूरत में हम जो ऑप्शन यूज करेंगे दैट वुड बी नोन एज मिनी-मैक्स रिग्रेट ऑप्शन। मिनी-मैक्स रिग्रेट सॉल्यूशन के तहत आप अपने
मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम रिग्रेट को कम करना चाहते हो। अब इसका क्या तरीकाकार होगा? गुड फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन में देखिए कि आपका मैक्सिमम रिटर्न किस में आ रहा था, दैट वाज मेंटेनिंग द स्टेटस को, 1300,000 उसका जवाब था। उसमें से आप बकिया तमाम फिगर्स ऑफ द गुड कंपैरेटिव कंडीशन वाले कॉलम की उनको माइनस कर दें। So 1300,000 minus 800,000 is equal to 500,000. 1300 minus 1300 is equal to 0. And 1300 minus 320 is 980. ठीक है? दूसरी तरफ आप पुअर कंपैरेटिव कंडीशन के केस में जो मैक्सिमम फिगर थी which was $500,000 उसको भी आप यूज करें बकिया तमाम फिगर्स को कैलकुलेट करवाने के लिए, एवेल्युएट करवाने के लिए, उनके रिग्रेट्स कैलकुलेट करवाने के लिए। तो यहां पर 500,000 माइनस 500,000 इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि अगर पुअर कंडीशन हुई और आपने फर्स्ट ऑप्शन यूज की तो रिग्रेट 0 होगा। अगर आपने पुअर सिचुएशन यूज की, पुअर फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन के कॉलम को पिक किया, 500,000 मैक्सिमम रिटर्न था, आप उसमें से 150 को जब माइनस करोगे तो आपके पास जो रिग्रेट आ जाएगा वो 650 का आ जाएगा। और अगर आप 500,000 मैक्सिमम को 320 से माइनस करो तो आपके पास जो जवाब आ रहा है वो $180,000 का वो आ रहा है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम रिग्रेट्स की वैल्यूज आ गई जब हम सारी ऑप्शंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, in case of good foreign comparative conditions and in case of poor foreign comparative conditions respectively. अब आप रो वाइज कंपैरिजन करें और ये देखें कि ज्यादा रिग्रेट किस सिचुएशन में है। सो आपने फर्स्ट रो को पिक किया, फर्स्ट रो के केस में 500,000 आपका रिग्रेट है गुड की कंडीशन में और 0 रिग्रेट है पुअर की कंडीशन में, तो आपने 500,000 को पिक कर लिया, ये मैक्सिमम रिग्रेट था। सेकेंड रो में 0 वर्सेस 650 है तो आपने 650 को पिक कर लिया। थर्ड रो में 980 वर्सेस 180 है तो आपने $980,000 को वो पिक कर लिया। सो दीज आर द 3 फिगर्स ऑफ रिग्रेट्स इन ईच सिचुएशन, कीपिंग इन व्यू कि मार्केट सिचुएशन अच्छी भी हो सकती है, मार्केट सिचुएशन बुरी भी हो सकती है। अब आप ये देखो कि इन तीनों रिग्रेट्स में से आपका मिनिमम रिग्रेट किस केस में है, तो मिनिमम रिग्रेट है एक्सपैंड के केस में, तो यू गो फॉर एक्सपेंशन। अब हमने 3 टेक्निक्स देखी और 3 टेक्निक्स में हमें एक में पता चला कि वी शुड गो फॉर मेंटेन द स्टेटस को व्हिच वाज मैक्सिमैक्स, और 2 हमें कह रही हैं दैट वी शुड गो फॉर एक्सपेंशन। तीसरी टेक्निक देखिए व्हिच इज टॉकिंग अबाउट हुड्सविक क्राइटेरिया। यहां पर हमारे पास 3 डिसीजन है, एक्सपेंशन, मेंटेन स्टेटस को और सेल नाउ। हमारे पास फॉरेन कंडीशन गुड एंड बैड की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहां पर अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा। अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, जिसका मतलब यह होगा कि जो डिसीजन मेकिंग मैनेजर है वो सिचुएशंस के बारे में किस कदर ऑप्टिमिस्टिक और किस कदर पेसिमिस्टिक वो होता है। अब अगर हमारे पास उसके साइकोलॉजिकल एनालिसिस के मुताबिक जो वैल्यू आ रही है ऑप्टिमिज्म की, यहां पर ये याद रखिएगा ये ऑप्टिमिज्म है, ये रिस्क या प्रोबेबिलिटी या आपकी अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन नहीं है। तो यहां पर हमें पता ये चला कि उसकी अल्फा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म वो 0.3 है। तो अगर 0.3 उसका ऑप्टिमिज्म हो तो 1 माइनस अल्फा 0.7 उसका पेसिमिज्म होगा। इसका मतलब क्या है कि 30% ऑफ द टाइम, 30% ऑफ द ऑप्टिमिज्म वो ये समझता है कि मार्केट सिचुएशन अच्छी होगी, और 70% ऑफ द टाइम पेसिमिज्म में वो ये समझता है कि मार्केट सिचुएशन बुरी होगी। अब आप क्या करें कि आप रो वाइज तमाम फिगर्स को 0.3 और 0.7 से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि एक्सपेंशन के केस में जो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न था 800,000, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.3 बिकॉज उसका ऑप्टिमिज्म 0.3 था, और 500,000 इन केस ऑफ पेसिमिज्म उसको आप मल्टीप्लाई करें 0.7 से, तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है इस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से, दैट इज $590,000। दैट इज द return we are expecting when we are calculating the level of optimism and pessimism. And after the calculations, this is the expected return. Likewise, second row में status quo के केस में 0.3 ऑप्टिमिज्म है हमारा कि आप 1300,000 अचीव कर पाओगे, और 0.7 हमारा पेसिमिज्म है कि हमें लॉस हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जवाब आएगा, बिकॉज 150 वाज द नेगेटिव विद द नेगेटिव साइन, तो हमारे पास जवाब आ रहा है $285,000। तो ये हमारे पास ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को मद्देनजर रखकर
एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और अगर हम सेल कर दें तो आपने दोनों तरफ 0.7 0.3 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास जवाब दोबारा वही आ गया $320,000। अब आप ये देखो कि इन तीनों में जहां पर हम अपने ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को कैलकुलेट करवाकर ये बात डिटरमिन कर रहे हैं कि मार्केट सिचुएशन अच्छी होगी कि बुरी होगी, आपके रिटर्न्स कैसे होंगे, तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि द मैक्सिमम रिटर्न यू कैन गेट व्हाइल हैविंग योर ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म कांस्टेंट, दैट कैन बी टू गो फॉर एक्सपेंशन। अब 4 सिचुएशंस में से 3 में हमें एक्सपेंशन का जवाब मिल रहा है और सिर्फ जो हमारा मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक कंसर्न था मैक्सीमैक्स का, उसने हमें कहा था मेंटेन द स्टेटस को, एंड नन ऑफ द ऑप्शंस इज एडवाइजिंग अस टू गो फॉर सेलिंग द बिजनेस। अब फर्ज करें कि हम ये समझते हैं कि लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के डिस्कशन को भी छोड़ दें, हम 50-50% प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। हमने कहा 50% चांस है मार्केट सिचुएशन अच्छी होगी, 50% चांस है मार्केट सिचुएशन बुरी होगी। अब बताएं आपके लिए फैसला कौन सा बेहतर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप 800,000 को 0.5 से, 500,000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास रिटर्न आ गया 650। इसी तरह 1300,000 एंड -150 को मल्टीप्लाई करो 0.5 से तो हमारे पास रिटर्न आ गया 575। और अगर हम 320 को 0.5 से, 320 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली हमारे पास दोबारा जवाब आएगा 320। अब अगर हम इक्वल लाइक्लीहुड के क्राइटेरिया को भी यूज करें और दोनों सिचुएशंस को कि गुड फॉरेन मार्केट कंडीशन और फॉरेन मार्केट कंडीशन पुअर जो है वो हो सकती है और इसका 50% चांस ऑफ अकरेंस है, अगर हम इसके ऊपर भी बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न आपको जो एक्सपेक्टेड होगा दैट वुड बी 650, दैट इज द मैक्सिमम रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग एंड द डिसीजन वुड अगेन बी एक्सपेंशन। अब हमने 5 टेक्निक्स यूज की और 5 टेक्निक्स में 4 मर्तबा हमें ऑप्शन नजर आती है एक्सपेंशन की और 1 मर्तबा हमें ऑप्शन नजर आती है मेंटेन द स्टेटस को की, एंड नन ऑफ द टेक्निक इज एडवाइजिंग अस टू गो फॉर सेलिंग द बिजनेस इन द गिवन डेटा। देयरफॉर अनसर्टेनिटी के केस में न्यूमेरिकली एंड रैशनली एंड एनालिटिकली आप ये फैसला कर रहे हो कि इट इज बेटर टू गो फॉर एक्सपेंशन। अब इस सारी टेक्निक को हम एक एक्सेल शीट में भी डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ 1 मर्तबा में डाटा पंच करेंगे और हमारे पास मैक्सीमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स, रिग्रेट, ओर्सविक, इक्वल लाइक्लीहुड, इसके बैकएंड के ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूलाज वो इंसर्टेड होंगे और आप सिंपली कैलकुलेशंस अपनी पंच करके जब एंटर प्रेस करोगे तो यू विल गेट द आंसर्स कि आपको हर केस के अंदर एक्सपेंड, मेंटेन द स्टेटस को ये करने को किस तरीके से बताया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ईआरपी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, पॉम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, होम सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत से सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें कि हम लिंडो और लिंगो आपके पास डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप लीनियर प्रोग्रामिंग की बहुत सी इक्वेशंस डेवलप कर सकते हो जिसमें कि आप इस डिसीजन मेकिंग टेक्निक को इजीली इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के ऊपर भी ऑपरेट करवा सकते हो। तो यहां पर आपकी आसानी के लिए मैंने हर एक सेल के लिए फॉर्मूलाज आपके एक्सेल शीट के भी वो भी पंच कर दिए हैं, so you can easily look at the formulas कि किन किन फॉर्मूलाज को यूज करके आप सिंपल अपनी कैलकुलेशंस वो डेवलप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग विद प्रोबेबिलिटीज की, कि फर्ज करें कि आपके पास प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हैं तो उस सूरत में रिस्क इन्वॉल्व्स असाइनिंग प्रोबेबिलिटीज टू स्टेट्स ऑफ नेचर का वर्ड हम यूज कर रहे हैं। पहले हमने अनसर्टेनिटी का वर्ड यूज किया था बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती थी, अब हम वर्ड रिस्क का यूज कर रहे हैं बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट वो हो सकती है। सो आप कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, a weighted average of decision outcomes in which each future state of nature is assigned a probability of occurrence. Statistically speaking, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू का वो आपके सामने दर्ज है, where xi is the output I, outcome of the I, and pxi is the probability of the outcome I. Again, same situation हम पिक कर रहे हैं और यहां पर हमने कहा कि हमारा रिस्क कैलकुलेशन हमें यह बता रहा है कि 70% ऑफ द टाइम मार्केट सिचुएशन अच्छी रहेगी और 30% ऑफ द टाइम मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। तो अब बताइए आपका फैसला कौन सा है। अब जब हमने 70% हमारा रिस्क कैलकुलेशन बता रहा है, हमने 0.7 को मल्टीप्लाई किया विद अ गुड फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन कॉलम और 0.3 को मल्टीप्लाई किया विद अ पुअर फॉरेन कंपैरेटिव कंडीशन कॉलम और फिर उनको एड अप किया रो वाइज, तो आपके पास जो
कैलकुलेशंस के बाद जो जवाब आ रहा है दैट इज मेंटेन द स्टेटस को, और $865,000 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब यहां पर फर्क देखिए, अगर हम अनसर्टेनिटी के केस में बात करते हैं तो सारी टेक्निक्स हमें रेफर कर रही हैं। एक ने सिर्फ रेफर किया था मेंटेन द स्टेटस को का, और बकिया सब ने रेफर किया था टू गो फॉर एक्सपेंशन। लेकिन फर्ज करें कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बारे में पता हो, आपको रिस्क के बारे में पता हो, और फिर उसके मुताबिक आप फिगर्स पंच करो, तो अब आपको जो न्यूमेरिकल आंसर दे रहा है दैट इज मेंटेन द स्टेटस को। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा आपका जवाब यही आएगा। आप यहां पर वैल्यूज को रिवर्स कर दें, आप कहें कि जी हमारा रिस्क कैलकुलेशन बता रहा है कि 0.3 गुड रहेगा या 0.45 गुड रहेगा, और पूरा हमें बता रहा है कि आपका 0.65 या 0.55 आपका जो है वो पुअर रहेगा। तो इस सिचुएशन में जो आप अपनी फिगर्स को, कैलकुलेशंस को चेंज करते जाओगे, ऑब्वियसली आपके कैलकुलेशंस के जो जवाब हैं वो भी बदलते जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो एनालिसिस है वो हमेशा फॉर्मूलाज और डाटा गिवन पर डिपेंड करता है। ओके, यही वजह थी कि अभी हमने शुरू की डिस्कशन में बात की थी कि आपको एनालिसिस के साथ साथ अपनी इंट्यूशन को भी वो यूज करना है। राइट डियर, यहां पर हमारा सेशन टाइम अभी खत्म हो रहा है। द थर्ड सेशन के लिए आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम थर्ड सेशन को वो ज्वाइन करते हैं।